पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग मानाकोर को हराकर मैजिक टावर को बचा लेता है, तो मैजिक टावर का एल्डर कैंग को मैजिक टावर का एक मेंबर बना देता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम एक जगह पर लेटकर खुश होते हुए कहने लगता है, मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। वैसे तो उन्होंने तुम्हें मैजिक टावर का एक ऑनरेरी मेंबर बना दिया है, यही बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमें रूम भी दिया है। तो कैंग किम से कहने लगता है, हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने रूम के साथ मुझे फर्नीचर क्यों नहीं दिया। चलो छोड़ो इन्हें, क्योंकि हम वैसे भी इस रूम को अब स्टोरेज रूम की तरह यूज करने वाले हैं। चलो फिर तुम भी अपनी इन्वेंटरी को खोलकर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो, और मैं भी करता हूँ। तो ये सुनकर किम खुश होते हुए कहने लगता है, श्योर क्यों नहीं। और फिर कैंग अपनी स्टेटस विंडो को खोलता है और उन्हें देखकर सोचने लगता है, अब मुझे इन्हें भी यूज कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि कैंग के पास 6841 पॉइंट्स होते हैं। तो कैंग उन पॉइंट्स को देखकर सोचने लगता है, मैंने यहाँ पे मैजिक टावर के अंदर लोगों को हील कर कर बहुत सारे पॉइंट कमाए हैं, जो कि अब मेरे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और इसी के साथ मेरा 5000 पॉइंट का क्वेस्ट भी पूरा हो गया है, इसीलिए अब मुझे अपने रिवार्ड्स को चेक करना चाहिए। लेकिन तभी उसे डंजन बॉस एल की याद आती है, जो कि उससे कह रहा होता है, तुम इस बात से मना नहीं कर सकते कि तुमने भी बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी से अपनी पावर ली है, और तुम और ज्यादा पावर के लिए तरसते रहोगे। तो कैंग उसकी बात को याद करते हुए कहने लगता है, वैसे भी भगवान के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होना ठीक बात नहीं है, इसीलिए मैं मैनेजर के साथ कोई भी डायरेक्ट डील तब तक नहीं करूंगा जब तक कि उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास ना हो। और कैंग अपनी स्क्रीन को देखने लगता है, तो उसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, अचीवमेंट अनलॉक्ड आइटम स्लॉट। यह अचीवमेंट 3 या उससे ज्यादा रेयर रैंक की चीजों को रखने की वजह से मिलती है। और कैंग के पास फ्रेया क्रोसबो, क्रिकास्थल और वो डोमेन ऑफ मेंटल रिलैक्सेशन मैजिक सर्कल कारपेट होता है। तो कैंग अपनी आइटम स्लॉट को चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो आइटम स्लॉट सिस्टम को अपनी स्टेटस विंडो के अंदर यूज कर सकता है, और जब भी वो आइटम स्लॉट के अंदर कोई इक्विपमेंट रखेगा तो वो बिना उसे इक्विप किए ही उसके इफेक्ट को यूज कर सकता है। आइटम स्लॉट के बारे में जानकर कैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ओह वैसे ये ज्यादा बुरा नहीं है, क्योंकि ये ऑर्ब के लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि उन्हें बार बार बाहर निकालना और उन्हें साथ रखना मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी की बात है। पर यहाँ क्या कोई भी ऐसी अचीवमेंट नहीं है कि मैंने मैजिक टावर को ज्वाइन किया है? नहीं, यहाँ पे ऐसी अचीवमेंट होनी तो चाहिए। इधर हम किम को देखते हैं, जो कि नीचे फर्श पर सो रहा होता है और उसे कुछ चीज सूझती है। तो कहता है, ओह डॉक्टर, क्या तुम जो मैजिक टावर ने तुम्हें रोब पहले दी थी, क्या तुम उसे नहीं पहनने वाली? तो कैंग किम से कहने लगता है, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं एक हीलर का जैसा बिल्कुल भी नहीं लगूंगा। पर तभी कैंग किम की बात पर ध्यान देते हुए सोचने लगता है, एक व्हाइट रोब डॉक्टर के लिए बेस्ट होती है। ओ रुको एक मिनट। और फिर कैंग जल्दी से अपने हाथ में एल्डर का दिया हुआ क्रिस्टल बाहर निकालता है और फिर उसे यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल के अंदर से एक रोब निकलकर कैंग पहन लेता है और कहने लगता है, इस रोब की वजह से मुझे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, और सिस्टम को भी। और कैंग का इतने कहते ही कैंग के सामने सिस्टम स्क्रीन अपेयर हो जाती है, अचीवमेंट अनलॉक्ड मेज ऑफ द क्रिम्सन टावर। तो कैंग उस अचीवमेंट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार ये अचीवमेंट मुझे मिल ही गई। और फिर हमें दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंग अपने सारे सामान को बाहर निकाल रहा होता है और उसके अंदर किम का सामान भी होता है। तो कैंग किम की ओर बड़े ही गौर से देखने लगता है और किम कहने लगता है, आखिरकार तुम मेरी ओर ऐसे कैसे देख रहे हो? तो कैंग उससे कहने लगता है, लेकिन तुमने तो मुझे ऐसा कहा था कि तुम अपने घर पर टीवी देख रहे थे जब तुम यहाँ पर खींचे गए थे, मैं तुमसे सही कह रहा हूँ ना? तो किम कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और मैं उसके साथ साथ इंस्टेंट नूडल्स भी बना रहा था। और अगली बार जब मुझे पता चली कि मैं केव में हूँ, तो उन्हें देखकर तो कैंग किम को देखकर कहने लगता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी तरह बिना कुछ लाए ही यहाँ पर आ सकते थे, तुमने तो यहाँ पर कोई भी ऐसी यूजफुल चीज नहीं लेके आए हो। तो ये सुनकर किम गुस्से से कहने लगता है, क्यों? ये पिलो बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये
हमेशा मेरी साइड में रहा है, चाहे मैं कहीं ठंड में सो रहा हूँ या मिट्टी में। इसकी वजह से मुझे हमेशा कंफर्टेबल महसूस हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्यादा यूज आता है। और फिर कैंग और किम ऐसे ही बातें करने लगते हैं। तभी कैंग एक तस्वीर को देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो तस्वीर उसके परिवार की लग रही होती है। तो कैंग सोचने लगता है, अब मुझे लगता है कि मुझे इसे भी पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए बहुत टाइम हो गया है और अभी मुझे और कितना टाइम लगेगा वापस जाने में, इसके बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुरई और वो लड़की कैंग और किम को बाय कर रही होती हैं और कैंग और किम भी यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं। और फिर हमें कामार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम कह रहा होता है, ओह तो ये कामार है, सच में ये बहुत ही ज्यादा बड़ी सिटी है अगर हम एक रूरल विलेज के हिसाब से देखें तो कैंग कहने लगता है यहाँ पर बहुत ज्यादा अमीर लोग भी रहते हैं, चलो एक कैरेज को लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो एक कैरेज वाले से बात कर रहे होते हैं जो कि कैंग से कहने लगता है, मैं अभी कैरेज ड्राइव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी मैं इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उसकी बात सुनकर किम कहने लगता है, क्या अब हमें बोट लेनी पड़ेगी? नहीं यार, मैं तो बीमार हो जाऊंगा। तो कैंग उस स्टेबल वाले से पूछने लगता है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहने लगता है, हमारी तरफ से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी कैंग को पीछे से आवाज सुनाई देती है, जल्दी से ब्रिज को खोलो फटाफट, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। मुझे अभी के अभी चेरोन सिटी में जाना है, इसलिए जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। और हम देखते हैं कि दो लोग ब्रिज के गार्ड से लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, हमें यहाँ से अपने कैरेज को बाहर ले जाने दो। और वो गार्ड उन आदमी को समझा रहे होते हैं, तुम्हें कुछ देर रुकना ही होगा क्योंकि मैजिक टावर में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से यहाँ का बैरियर हट गया है और अभी कामार से बाहर जाना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, हम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं सुनने वाले हैं, हम तो बस यहाँ से बाहर जाने वाले हैं, इसलिए जल्दी से ब्रिज को खोल दो। अभी उनमें से एक अपनी मैजिक वैंड को बाहर निकालते हुए चिल्लाकर कहती है, अगर तुम ये नहीं करने वाले हो तो मैं और ज्यादा इंतजार भी नहीं करने वाली और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर वो अपनी वैंड से जल्दी से एक आइस मैजिक का यूज करने लगती है जिसकी वजह से वो पूरी नदी के ऊपर एक आइस रोड बना देती है। तो उसे ऐसा करते देखकर तो गार्ड भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो मुड़कर उस रोड की ओर देखने लगते हैं। इधर किम जल्दी से चिल्लाते हुए कहने लगता है, डॉक्टर कैंग हमें जल्दी से वहां पर जाना चाहिए। और कैंग किम को कहता है, होजियोंग जल्दी से उधर देखो। और हम देखते हैं कि उस नदी के पानी से बुलबुले उठने लगते हैं और उसके अंदर से कुछ चीजें बाहर निकलती है जिसकी वजह से पानी अचानक से बहुत तेज उछलता है और उसके तुरंत बाद ही बहुत सारे सी मॉन्स्टर उस सी रोड के ऊपर आ जाते हैं जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं और उनकी आंखें लाल हो रही होती है। तो उन मॉन्स्टर को देखकर वो लोग तुरंत वहां से दूसरी ओर भागने लगते हैं। तो उनमें से एक कहने लगता है, ये तो फिशमैन है। इधर गार्ड भी उन लोगों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहने लगते हैं, ये लोग कामार के अंदर एंटर करने वाले हैं, इसलिए सभी लोग फाइट के लिए तैयार हो जाओ। इधर हम देखते हैं कि वो फिशमैन तेजी से कामार के अंदर एंटर होने लगते हैं और गार्ड उनके साथ फाइट करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। पर वो फिशमैन बहुत ज्यादा तेज होते हैं और वो जल्दी से एक गार्ड के हथियार को अपने मुंह के अंदर पकड़कर तोड़ देता है और सीधे जाकर उस गार्ड को खाने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो उसे देखकर वो गार्ड बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन तभी वहां पर एक तीर बहुत ही स्पीड से आता है और वो एक झटके में ही उस फिशमैन को मार गिराता है। इसे देखकर तो गार्ड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार किसने उसकी हेल्प की है। पर तभी उसके पास से तेजी से कैंग भागकर आगे निकलता है जिसे देखकर वो कहने लगता है, क्या तुम मरना चाहते हो? लेकिन इधर हम कैंग को देखते हैं जो अपनी क्रिया क्रॉसबो की मदद से तेजी से अपने फ्रिया कनेक्शन पाउच के अंदर बहुत सारे एरो बनाने लगता है और वो जल्दी से उन फिशमैन्स को शूट करने लगता है। उन फिशमैन्स को मारते हुए वो किम से कहने लगता है, किम हमें इन्हें जल्दी से रोकना होगा, इसीलिए तुम्हें भी मुझे थोड़ी हेल्प करनी होगी क्योंकि मैं अकेला इन्हें ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। तो किम भी अपने हाथ में एक क्रिस्टल को पकड़ते हुए कहने लगता है,
ठीक है, मैं अभी आता हूँ। और वो अपनी वैम्पायर क्रेविंग को यूज करता है, जिसकी वजह से उसका डैमेज कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर किम अपनी तलवार को लेकर उन फिशमैन्स पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है और वो तेजी से उस आइस रोड के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो आइस रोड टूटकर बिखरने लगता है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे फिशमैन मरे गिरे हुए होते हैं। उन्हें देखकर किम कहने लगता है, वेल इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन इधर कैंग सीरियस होते हुए कहने लगता है, रियल प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। ये सुनकर किम थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहने लगता है, आखिरकार अब क्या होने वाला है। इधर हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि अपने हाथ को पकड़े हुए खड़ा होता है, तो दूसरा गार्ड उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में से ब्लड निकल रहा है। तो वो दूसरा गार्ड कहने लगता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उसके हाथ के अंदर से कुछ बीमारी सी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर वो गार्ड भी चौंक जाता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तेजी से चिल्लाने लगता है। तो कैंग उन्हें देखते हुए कहने लगता है, ये लोग म्यूटेट होते जा रहे हैं। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।